हमने किसी ऑब्जेक्ट को जिसका मास m है इसको ऊपर फेंका है u स्पीड से, ऊपर फेंका है हमने। फेंकने के बाद में उसने कुछ हाइट कितना बताया था मैंने, स्मॉल h हाइट कवर की और वो यहाँ तक पहुँचा। ठीक है, अंडर ग्रेविटी सारे काम हो रहे हैं। इस जगह पे ये बताया जा रहा है कि यहाँ से फेंकने पर ये इसकी मैक्सिमम हाइट है जिस पर पहुँचा है, और ऑब्जेक्ट जब मैक्सिमम हाइट पे पहुँचता है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी को हम 0 मानते हैं। एक बीच में भी कहीं रहा होगा, मैं बिल्कुल h/2 की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी एक जनरल पोजीशन की बात कर रहा हूँ। लेट सपोज वो यहाँ पर है और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हाइट है वो कैपिटल H है। इस टाइम पर इसके पास में कुछ ना कुछ वेलोसिटी जरूर होगी, तभी तो वो ऊपर गया। लेट सपोज वो वेलोसिटी है v, ठीक है। ये तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, ये इनिशियल वेलोसिटी u है, यहाँ कहीं बीच में इसकी वेलोसिटी v है ना। इस वाली सिचुएशन में हमने सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है। तो ये बिल्कुल ग्राउंड पर है, तो यहाँ पर इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, 0 होगा इस टाइम पर इसका पोटेंशियल एनर्जी। इसके पास में इस टाइम पर काइनेटिक एनर्जी होगा। आप लोग इधर से उठो, वहाँ पीछे चले जाओ, आप उठ जाओ दोनों, फिर दिखेगा नहीं। यहाँ पर ये जो काइनेटिक एनर्जी होगा ये होगा 12 m⁴। इस टाइम पर काइनेटिक एनर्जी होगा 12 m⁴। टोटल मैकेनिकल एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी। तो इसमें इसको ऐड करेंगे तो आंसर यही आएगा 12 m⁴। यहाँ तक किया था हमने उसके लिए भी कर लिया था। वहाँ पर उसने हाइट ले ली स्मॉल h, तो यहाँ पर जो इसका पोटेंशियल एनर्जी आएगा ये आएगा mgh और काइनेटिक आएगा 0 और मैकेनिकल आएगा मैकेनिकल आ जाएगा mgh। यहाँ पर बात करते हैं इस जगह पे। इस जगह पर इसके पास में पोटेंशियल एनर्जी भी है, काइनेटिक एनर्जी भी है। पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी है mg कैपिटल H, क्योंकि H हाइट पे गया है। इस टाइम पर इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी है 12 mv²। ये इस टाइम पर इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। तो मैकेनिकल एनर्जी हो जाएगी mgh प्लस 12 mv²। लिख लीजिए इतना आपकी कॉपी में। ये बीच वाला भी लिखवा दिया था। अब हमें ये प्रूफ करना है कि मैकेनिकल एनर्जी का वैल्यू यहाँ पर तीनों टाइम पर इक्वल होता है। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में जब अंडर ग्रेविटी वाली सिचुएशन होती है तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है, मतलब मैकेनिकल एनर्जी का वैल्यू चेंज नहीं होता। काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू चेंज हो सकता है, पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू चेंज हो सकता है, लेकिन इनका सम हमेशा कांस्टेंट रहता है। दिस प्रिंसिपल इज नोन एज कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। देखते हैं ऐसा हो रहा है क्या। सबसे पहले यहाँ देखो, हमें एक ही टर्म में आंसर लेके आना है। हम इसी टर्म में आंसर लेके आएंगे mg⁻h। ठीक है, इसी टर्म में हम आंसर लेके आएंगे। चलो देखते हैं। यहाँ पर इस 12 mu² को mgh बनाना है तो हमें इस u को कुछ ऐसी वैल्यूज में कन्वर्ट करना पड़ेगा कि वो mgh बन जाए। मैं यहाँ पर इस पर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊंगा। ठीक है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है भाई,
using third equation of motion. That is v square equals to u square plus 2s. इस सिचुएशन में जब हमने u वेलोसिटी से फेंका, फाइनली वेलोसिटी 0 हो गई और इसने h डिस्प्लेसमेंट किया, तो जब मैं इसमें डालूंगा तो फाइनल वेलोसिटी गोइंग टू बी 0, इनिशियल वेलोसिटी u स्क्वायर ऊपर जा रहा है तो नेगेटिव में आंसर आएगा, क्योंकि ग्रेविटी नीचे एक्ट कर रही है और वेलोसिटी ऊपर है, तो यानी कि यहाँ पर रिटार्डेशन लग रहा है, तो माइनस जी लगेगा, तो 2g और s यानी कितना डिस्प्लेसमेंट, h डिस्प्लेसमेंट किया इसने, ठीक है। तो u स्क्वायर का वैल्यू आ गया 2gh, आया नहीं आया? ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ इस जगह पे, तो हाफ m इंटू 2gh, 2 से 2 कटा बचा क्या, आ गया क्या, वही जो हमें चाहिए वो आ गया। दोबारा समझाऊं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के हमने u स्क्वायर का वैल्यू निकाला जो कि 2gh आया, तो 2gh का वैल्यू जब उसके अंदर हाफ m u स्क्वायर में पुट किया तो mgh निकल के आ गया, ठीक है, वैल्यू इक्वल हो गई। अब ये बीच वाली सिचुएशन है, इसको भी उसके इक्वल करते हैं, है ना। अब यहां पर हमें कैपिटल H को स्मॉल h के टर्म में समझना है, तभी हो पाएगा। दूसरी बात, ये v स्क्वायर को भी एलिमिनेट करना है आपको, तब ये बनाना है, इसका भी टोटल वैल्यू इसके बराबर आना चाहिए, तभी हमारी बात प्रूफ होगी कि हर एक पॉइंट पर मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहती है, ठीक है। करते हैं जरा, देखो सबसे पहले है तो mgh, यानी यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस है h, है ना, और यहां से लेके यहां तक की वैल्यू कितनी होगी, स्मॉल h माइनस h, ठीक है ना। अब मैं यहां से लेके यहां तक की सिचुएशन में थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊंगा, ये इनिशियल वेलोसिटी है v, फाइनल गोइंग टू बी 0। अब इससे पहले की सिचुएशन मत सोचो, यहां पर सोचो, यहां पर इसके पास में वेलोसिटी कितनी है, जो कि यहां से लेके यहां होने पर 0 हो जाएगी, कितने डिस्प्लेसमेंट में, h माइनस h में। ये वही सिचुएशन होगी जो यहां से लेके यहां तक हमने सोची थी। अब हम यहां से लेके यहां तक उसी सिचुएशन को सोच रहे हैं, तो यहां हमने लगाया थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। देखो जरा यहाँ पे v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s, यही होती है, v स्क्वायर इज गोइंग टू बी, u स्क्वायर इज गोइंग टू बी माइनस 2g h माइनस h, कोई परेशानी? तो v स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया, 2g h माइनस h, वहां पुट करेंगे। अब किस जगह पे, इस जगह पे, यहाँ पे पुट करेंगे। तो ये तो ऐसे रखो, mg कैपिटल H प्लस हाफ m, v स्क्वायर की जगह मैंने रखा 2g h माइनस h, 2 से 2 mg कैपिटल H प्लस mg स्मॉल h, मल्टीप्लाई करो ना अंदर, mg स्मॉल h माइनस mg कैपिटल H, यही आएगा क्या? mg से mgh गया, क्या आया? आ गया, वही आ गया, तीनों जगह पे सेम ही आ गया। कर लो कॉपी, खुद से समझ के करना, नहीं आए तो मुझसे पूछ लेना। यहाँ चाहो तो एक लाइन कर लेना। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ v स्क्वायर इन द वैल्यू ऑफ
मैकेनिकल एनर्जी एट पोजीशन बी, ताकि तुम्हें आइडिया होगा कि आगे क्या किया। ठीक है, ये लाइन डाल देना यहाँ के बाद में, फिर जाना यहाँ। ठीक है, लिख लिया? मतलब ये है इस बात का, जैसे भी उस बच्चे ने पूछा सर इसका मतलब ये हुआ कि मैकेनिकल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है, वो सही नहीं है। किसने पूछा था ये? आपने? नहीं। इसका मतलब ये है कि पोटेंशियल एनर्जी और जो काइनेटिक एनर्जी है उन दोनों का सम किसके बराबर है? मैकेनिकल एनर्जी के बराबर है। इसका मतलब ये है। अब कैसे? जिस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी 0 होगी वहां पर सम तो पोटेंशियल के बराबर आएगा, तो यहां आप कह सकते हो कि मैकेनिकल एनर्जी पोटेंशियल के बराबर है। लेकिन जिस पॉइंट पर पोटेंशियल 0 है, केवल काइनेटिक है, वहां पर मैकेनिकल एनर्जी केवल काइनेटिक के बराबर आएगी कि नहीं? और जिस पॉइंट पर दोनों अवेलेबल हैं उन दोनों का जो सम आएगा वो उसके बराबर होगी। और मजे की बात यह है कि तीनों वैल्यूज इक्वल होती हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आपके पास में 50 रुपीज है, ठीक है, और जिसके पास में या तो पैसा हो या पैसे से रिलेटेड मान लो कुछ उसका एसेट हो। फॉर एन एग्जाम्पल, आप मार्केट में गए और आपने 50 रुपए की सिल्वर खरीद ली, ठीक है। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टेटस ऑफ अ पर्सन। ऐसा कहा जाता है उस सिस्टम में कि किसी के पास में अगर 50 रुपए है या 50 रुपए से खरीदी हुई कोई भी चीज़ है तो उस आदमी की नेटवर्थ जो है अमीर की होती है। समझना मेरी बात को थोड़ा क्लियरली, ठीक है। उस आदमी की नेटवर्थ क्या होती है? अमीर की होती है, ठीक है। हम मान लीजिए ये विश्वेंद्र है, विश्वेंद्र के पास में 50 रुपए हैं, केवल 50 रुपए हैं, अमीर है? से यस और नो? है? थोड़ी देर के गया ये, इसने 25 रुपए की सिल्वर खरीद ली, ठीक है, और 25 रुपए कैश है अभी, क्या अभी भी अमीर है? थोड़ी देर के बाहर गया, इसने पूरा का सिल्वर खरीद लिया, अभी भी अमीर है? तीनों टाइम पे इसकी वर्थ कितनी है? 50 रुपीज। या तो 50 रुपीज होने चाहिए या 50 रुपीज से खरीदा हुआ कुछ एसेट होना चाहिए। वो हमेशा इसके पास 50 रुपीज की वर्थ थी कि नहीं थी? इक्वल था कि नहीं था? बीच में कहीं ऐसा होता कि 30 रुपए का सिल्वर खरीद लेता, 20 रुपए बचते इसके पास में, अभी भी 50 रुपए की वर्थ होती कि नहीं? इट्स लाइक दैट कि जब आप ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हो तो उसका पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होता जाता है लेकिन काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होता जाता है। और इसका इंक्रीमेंट और इसका डिक्रीमेंट इस तरीके से हो कि इन दोनों का सम हमेशा सेम रहे। नहीं आई बात? लेट सपोज ये 0 है, 0 जूल, और ये है 50 जूल काइनेटिक एनर्जी। हमने इनिशियली इसको 50 जूल की एनर्जी दी, तो दोनों का सम मैकेनिकल एनर्जी कितना आया? 50 जूल। जब ये ऊपर ही ऊपर पहुंचा तो ये जो 50 जूल की काइनेटिक एनर्जी है पूरी इसकी किस में कन्वर्ट हो गई? पोटेंशियल एनर्जी में। और ये क्या बन गया? 0। अभी भी नेट कितना आया? दोनों का सम। बीच में कहीं पे भी देखो, लेट सपोज ये वाला 30 है, ठीक है, यानी ये 0 से बढ़कर कितना हो गया? 30। लेकिन खर्च किस में से हुआ होगा? इसी में से। तो ये 50 में से कितना रह गया होगा? तो ये कितना है अभी भी? ये चीज है। आ गया? ये चीज है। एक दूसरे में कन्वर्जन होता है और इस तरीके से होता है कि इनका सम हमेशा क्या रहे? कांस्टेंट रहे।
conversion of potential energy into kinetic energy and the kinetic energy into potential energy in such a way that the sum of potential and the kinetic energy remains the constant. This is known as the conservation of mechanical energy. ठीक है ना? तो ये 0 से अगर 50 बना तो ऑटोमेटिकली ये 50 से 0 हो जाएगा, ताकि सम हमेशा क्या बना रहे, 50 इक्वल बना रहे। ठीक है, क्लियर है? ऐसा लेकिन तभी पॉसिबल है जब कंजर्वेटिव नेचर के ही फोर्सेस हों। फॉर एन एग्जांपल ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर ऑब्जेक्ट पर फ्रिक्शन लग रहा होगा तो फिर ये सम जो है कांस्टेंट नहीं रह पाएगा, क्योंकि जब फ्रिक्शन होता है तो एनर्जी लॉस होता है इन टर्म्स ऑफ हीट, और हीट को आप इंक्लूड करके मैकेनिकल एनर्जी नहीं बना सकते। टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है, हमने सुना है यूनिवर्सल कंजर्वेशन प्रिंसिपल हमने पढ़ा है एनर्जी का, दैट एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस। ठीक है, बट it's not about mechanical energy, because mechanical energy has the kinetic energy and the potential energy. Now some kind of you can say the use of the energy is taking place in terms of heat, but you cannot add the heat into the mechanical energy formation. You cannot say kinetic energy plus potential energy plus heat is equals to mechanical energy. ठीक है, तो जब फ्रिक्शन एक्ट करता है तो फिर वहाँ पर हीट की फॉर्म में रेडिएट हो जाती है एनर्जी। टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट रहेगी, पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट नहीं रहेगी, क्योंकि उसमें से कुछ पार्ट लॉस हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ हीट। ठीक है, बात नहीं आई सुन। मतलब मैं आपसे ये कहूँ कि कोई एनर्जी है जो शुरुआत में मैंने किसी को काइनेटिक एनर्जी दी 50 जूल। अब इस काइनेटिक एनर्जी से जब ये पोटेंशियल एनर्जी बना, मान लो ये यहां से लेके यहां तक पोटेंशियल एनर्जी बना, काइनेटिक एनर्जी को यूज करके पोटेंशियल एनर्जी बना, लेकिन ये पूरा का पूरा काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में खर्च नहीं हुआ, क्योंकि इससे यहां तक के कन्वर्जन में दूसरे फोर्सेस भी इन्वॉल्व थे जो कि कंजर्वेटिव नेचर के नहीं थे। ग्रेविटी के साथ साथ दूसरा फोर्स भी आ गया, फ्रिक्शन आ गया लेट सपोज। तो इसको जो पोटेंशियल एनर्जी मिली लेट सपोज वो 30 जूल ही मिला। ये पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी यहां भी 0 हो गई। तो जब आपने सम निकाला तो ये कितना आया, और यहां पर जब आप सम निकाल रहे तो कितना आ रहा था? क्या कंजर्वेशन हुआ? क्या नहीं हुआ, क्योंकि वहां तो 20 जूल की एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो गई। बोलो, दैट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। अब टोटल एनर्जी की बात करें तो टोटल एनर्जी सम ऑफ मैकेनिकल एनर्जी प्लस हीट भी होगा। तब मैं यहाँ डाल दूंगा कि 20 उसका हुआ तो ये 50 हो गया, लेकिन ये मैकेनिकल एनर्जी में हीट होने से टोटल एनर्जी बनी है। इट इज नॉट द, हम कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी में इस टर्म को आपको हटाना पड़ेगा, वो सारे फोर्सेस आपको एलिमिनेट करने पड़ेंगे जो कि इस टर्म को लेके आते हैं, हीट को, फ्रिक्शन हो गया या कोई अदर फोर्सेस हो गए, उनको हमें हटाना पड़ेगा। जब आप इनको हटाओगे तब आप बात कर सकते हो कि हमेशा पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम मैकेनिकल के बराबर होगा, और ऐसा केवल तभी होता है जब ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटेशनल फोर्स ही एक्ट करे। अलोंग विद ग्रेविटेशनल फोर्स दूसरे नॉन कंजर्वेटिव नेचर के फोर्सेस नहीं होने चाहिए। ठीक है, बैठ जाइए। न्यूमेरिकल लिखिए। An object of mass 1 kg
is given a kinetic energy of 40 joule initially at ground, find the potential energy of the object at its maximum position या maximum height. At its maximum height, and also find that height. जी को 10 ले लो. हो गया? हमने इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दी 40. उसने बोला मैक्सिमम हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी. कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से हम जानते हैं कि उसका सम कांस्टेंट रहता है. तो जब आपने ग्राउंड लेवल पे काइनेटिक दी तो इसका मैकेनिकल कितना होगा 40 + 0, क्योंकि ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है 0. सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इक्वल्स टू मैकेनिकल. तो 40 काइनेटिक प्लस 0 पोटेंशियल इक्वल्स टू सम कितना आ गया 40. ये मैकेनिकल एनर्जी रहेगी. तो मैक्सिमम हाइट पे मैकेनिकल एनर्जी भी 40 आनी चाहिए, लेकिन मैक्सिमम हाइट पे उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, इस वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाती है. तो यानी कि जो 40 है उस टाइम पर सारी की सारी किसमें है, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में है. तो इसका आंसर क्या है 40 जूल पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू. अब mgh होता है, ये 40 के बराबर कर दो. m का वैल्यू 1, g का वैल्यू 10, h हमें निकालना है. कितना आ गया h 4 मीटर. कितने बच्चों का हो गया था ये? ठीक है, अब आ गया समझ में. ये कंसिडर करते हुए कि ये ऑब्जेक्ट हमेशा इसकी नीचे वाली सरफेस पूरी तरह से इस पे कांटेक्ट में रही हर एक जगह पे. क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि इसको यहाँ से जब रिलीज़ करेंगे, ये हमेशा बनाए रखा है इसने कांटेक्ट. ये यहाँ पे भी बढ़िया कांटेक्ट बनाया, यहाँ भी अच्छा रहा और यहाँ भी कांटेक्ट बना के ये यहाँ पहुँचा. समझ में आया? मैंने यहाँ से इसको रिलीज़ किया मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0. ये इस पर चलता हुआ गया, ऐसे गया और यहाँ पहुँचा. ठीक है, आपको अलग अलग हाइट्स दे रखी हैं. आपको ये भी कहा गया कि ये पूरी की पूरी सरफेस फ्रिक्शनलेस है, कहीं कोई फ्रिक्शन इन्वॉल्व नहीं है, कहीं कोई ऐसे नॉन कंजर्वेटिव नेचर के फोर्सेस इन्वॉल्व नहीं है इसमें. आपसे ये कहा जाए कि बताइए यहाँ पर जब ये पहुँचेगा तो इसकी स्पीड क्या होगी. आंसर करेक्ट है कि नहीं मुझे भी पता नहीं, मैंने भी क्वेश्चन अभी बनाया है, देखते हैं. कोई बता पाएगा इसको सोल्व कैसे करेंगे? इसकी कॉम्प्लेक्सिटी और इंक्रीज की जा सकती है. एंगल्स देखें, इसको दे दे 38 डिग्री,
इसकी रेडियस दे दे 5 मीटर, इसकी रेडियस दे दे 3 मीटर, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस दे दे 8 मीटर। इतना ऐसे देने के बाद में बस क्वेश्चन आगे स्किप। इट इज़ वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन। और इसको देख के मतलब ये जो सारी वैल्यूज देने के बाद भी कर वही पाएगा जिसको कंसेप्ट्स आते हैं। मैंने अभी आपसे कहा कि यहाँ पर कोई हीट लॉस नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है, तो हमारे लिए तो ये वही प्रॉब्लम हो गई जो हमने सबसे पहला भी डेरिवेशन किया था। हमें केवल मैकेनिकल एनर्जीज को इक्वल करना है। फ्रिक्शन इन्वॉल्व होता तो नहीं करते। देखो कैसे इस टाइम पर इसके पास में क्या है, हाइट है, यानी केवल पोटेंशियल एनर्जी है। इनिशियली तो इसको केवल रिलीज किया गया है, तो काइनेटिक एनर्जी 0। तो जरा देखो 1 × 10, जी को मैं 10 ले रहा हूँ, इंटू 30 कितना आ गया 300 जूल। यही इसका मैकेनिकल एनर्जी भी है। तो यहां जो मैकेनिकल बीच में कहीं से भी कैसे भी जाए, ये बीच में बस फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, नॉन कंजर्वेटिव नेचर के फोर्सेस नहीं होने चाहिए बीच में, चाहे इसको कितना भी कहीं भी कुदा दो। यहां जब ये पहुंचे तो उस टाइम पर इसकी मैकेनिकल एनर्जी और इसकी मैकेनिकल एनर्जी इक्वल होनी चाहिए, दैट्स इट। यहां हमें पता है कि इसके पास में हाइट भी है और इसके पास स्पीड भी है, तो मैं यहां पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालूंगा। देखो पोटेंशियल एनर्जी 1, इसका मास इंटू 10 mgh, m1 g10 और ये 10 100 प्लस हाफ mv स्क्वायर, यानी हाफ इंटू 1 इंटू वी स्क्वायर। इट शुड बी इक्वल्स टू 300, क्योंकि यहां पर भी मैकेनिकल एनर्जी उतना ही होना चाहिए जितना है, यानी हाफ v स्क्वायर बाई 2 शुड बी इक्वल्स टू 200। v square by 2 should be equals to 200, so v square should be equals to 400, तो v should be equals to under root of 400, यानी कितना है आंसर 20 मीटर पर सेकेंड। आंसर इज 20 मीटर पर सेकेंड। सिंपल। कहाँ से नहीं आया बेटा? पोटेंशियल सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी शुड बी इक्वल्स टू मैकेनिकल एनर्जी। The mechanical energy I have already find out, that is 300. So potential energy mgh plus half mv square, तो mgh क्योंकि यहाँ पर हाइट कितनी है 10 प्लस हाफ m यानी 1, v हमें निकालना है, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 300। सोल्व कर लो, आंसर नहीं आया? हेडिंग डालिए पावर। मैंने ये एग्जाम्पल आप लोगों को पहले भी दिया था, जब हम शायद किसी ओलंपियाड का पढ़ रहे थे, तब मैंने आपको पावर समझाया था कि जनरली क्या होता है, बच्चों को 3 चीज़ों में पता नहीं होता। एक तो एनर्जी, एक फोर्स, एक जब तक इन तीनों को सेपरेट नहीं पढ़ लेते तब तक हमें पता नहीं चलता कि हम हमारी जो डेली रूटीन की लाइफ है उस लाइफ में किस जगह पर हम एनर्जी यूज़ करें, किस जगह पर हम फोर्स यूज़ करें, किस जगह पर हम पावर यूज़ करें, नहीं पता होता। हम खड़े हुए हैं, कोई पीछे से आके हमें धक्का देके गिरा गया, हम गिरने के बाद में बोलेंगे अरे यार बड़ी एनर्जी तेरे में, तो कभी एनर्जी बोलेंगे, फिर दूसरी बार फिर किसी ने और ने गिरा, तेरे में बड़ी पावर है यार, तूने बड़ा फोर्स लगाया है यार। हमें पता ही नहीं है कि हम कहाँ पर एनर्जी टर्म यूज़ करें, कहाँ हम फोर्स यूज़ करें, कहाँ पर हम पावर यूज़ करें, हमें पता ही नहीं है। अगर हम पढ़ लेते हैं इन तीनों टर्म्स को तो हम ये बता पाएंगे कि कहाँ पर हमारी डेली रूटीन में हम एनर्जी वर्ड को यूज़ करेंगे, कहाँ फोर्स को यूज़ करेंगे और कहाँ पे पावर को। हमने फोर्स और एनर्जी तो पढ़ लिया, लेकिन अभी हमने पावर नहीं पढ़ा। हम जनरली कंफ्यूज होते हैं इस एनर्जी और पावर में।
सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन यहीं पे होता। फोर्स का तो हमें पता है कि अगर हमें किसी ने पुश दिया या पुल दिया तो हम उसको फोर्स बोल देंगे, लेकिन एनर्जी और पावर में तो बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट रहता है कि एनर्जी और पावर में डिफरेंस क्या है, होता है कि नहीं होता। तो हम पढ़ते हैं कि पावर कहते हैं किसको है। हम आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू ये बात समझाते हैं। मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट को आपने यहाँ से एक सर्टेन हाइट पे पहुँचाया, इसका मास m था, यहाँ से आप लेके आए, आप यहाँ तक ले आए इसको, ठीक है। एक और ऑब्जेक्ट है, इसका भी मास m है, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है, इसको भी यहाँ पहुँचाया, और तीसरा ऑब्जेक्ट है, इसको भी यहाँ पर पहुँचाया आपने। 3 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, तीनों को आपने सेम हाइट पे पहुँचा दिया। कोई दिक्कत, परेशानी? जब आपने इसको यहाँ से यहाँ तक उठाया तो यहाँ से यहाँ पहुँचाने में आपको 1 मिनट लगा। आई नहीं आई बात समझ? ठीक है। दूसरा आदमी आया एक, उस आदमी ने इसी ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ तक पहुँचाया, आइडेंटिकल था, लेकिन उसने 2 मिनट ले लिए। तीसरा आदमी आया, उसने भी इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ पहुँचाया, लेकिन उसने कितना ले लिया? 3 मिनट ले लिया। टाइम अलग अलग लिया है 3 अलग अलग लोगों ने। लेट सपोज यहाँ पर जो था जिसने ये उठाया वो राम था, यहाँ श्याम था, और यहाँ पर एक रमेश था। क्या ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल हैं? मास सेम है, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं। क्या हमने तीनों को सेम ही हाइट पे पहुंचवाया? हाइट भी सेम है, पक्का। टाइम अलग अलग लगे हैं क्योंकि इंसान अलग अलग थे, एक राम था, एक श्याम था, एक रमेश था। तो ऐसी सिचुएशन में आप ये कहोगे कि राम के पास में एनर्जी श्याम के इक्वल है, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी हुई ऑब्जेक्ट की? कितनी हुई? mgh हुई कि नहीं हुई? h हाइट पे किसी मास m के ऑब्जेक्ट को आपने पहुंचाया तो कितनी एनर्जी हुई? पोटेंशियल एनर्जी mgh। इसकी तो एनर्जी अलग कैसे बता रहे हो तुम? तीनों की एनर्जी तो सेम है, डिफरेंस यहाँ पे पावर का है। रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज नोन एज पावर। क्या रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी सबसे ज्यादा राम की है? सबसे कम टाइम में उसने इस एनर्जी को ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद में श्याम की है और उसके बाद में रमेश की है। सबसे कम पावर रमेश की है, उससे कम श्याम की है, सॉरी उससे ज़्यादा श्याम की है, और सबसे ज़्यादा राम की है, लेकिन एनर्जी तीनों की सेम है। फॉर एन एग्जाम्पल मैं 3 बच्चों की बात करता हूँ जो मैंने एग्जाम्पल आप लोगों को क्लास में भी दिया था। 3 बच्चे हैं हमारे पास में, लेट्स सपोज 3 बच्चे कौन बनेंगे भाई? हाँ तू खड़ा हो जा, हाँ एक ये खड़ा हो जा अथर्व, और एक ये माइन खड़ा हो जा। ये 3 बच्चे हैं हमारे पास। तीनों को बोला भैया यहाँ से इन सीढ़ियों के थ्रू ऊपर पहुँचो, ठीक है। सबसे पहले इसको दौड़ाया, ये 1 मिनट में पहुँच गया। उसके बाद में उसको दौड़ाया, वो 2 मिनट में पहुँच गया। उसके बाद में इसको दौड़ाया, 3 मिनट में पहुँच गया। उसके बाद मैं भी गया, मेरे को 5 मिनट लग गए। ठीक है बेटा, बुरा तो नहीं लगा, है ना? इसको लगा 1 मिनट, इसको लगे 2 मिनट, इसको लगे 3 मिनट, और मुझे कितने लगे? 5 मिनट लगे। एनर्जी किसकी सबसे ज़्यादा? तीनों की इक्वल, तीनों चारों की इक्वल, क्योंकि चारों ने सेम हाइट अचीव कर ली। इतनी एनर्जी तो थी भाई। एनर्जी खत्म हो जाती तो बैठ जाते वहीं बीच में कि खत्म हो गए, हम तो नहीं चढ़ सकते। एनर्जी तो चारों के पास ही सेम थी, तभी तो इतनी एनर्जी कर ली। लेकिन पावर सबसे ज़्यादा किसकी? इसने सबसे कम टाइम में एनर्जी डिलीवर करी है, एनर्जी ट्रांसफ़र किया। उसके बाद में फिर मेरी पावर सबसे कम, ठीक है। सबसे ज़्यादा पावर इसकी, सबसे जल्दी पहुंचा तो सबसे ज़्यादा पावर किसकी? उसके बाद में फिर ठीक है ना। बैठ जाओ, लिखिए रेट
rate of energy transfer or work done, rate of energy transfer or work done rate of energy transfer or work done is known as rate of energy transfer or work done is known as पावर। हम यहाँ पर मैकेनिकल पावर पढ़ रहे हैं क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी का ट्रांसफर। तो फॉर्मूला बन गया पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम और पावर अपॉन टाइम, सॉरी वर्क डन अपॉन टाइम। यूनिट क्या बनेगी जरा देखो, वर्क की यूनिट होती है जूल, वर्क या एनर्जी दोनों की यूनिट होती है जूल, टाइम की यूनिट होती है तो जूल पर सेकंड, क्या हो जाएगी जूल पर सेकंड। और इसी टर्म को जूल पर सेकंड को हम लोग बोलते हैं वॉट, डिनोट किया जाता है W से। जेम्स वॉट का नाम सुना है? जेम्स वॉट के नाम पे दिया गया है ये वॉट के नाम पे। कोई समस्या? ठीक है, क्लियर है? अब इसमें ये थोड़ा सा यहाँ पर भी मैं तुम्हारे फाउंडेशन थोड़ा सा बढ़ा दूं कि हम जानते हैं फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। मास की यूनिट होती है किलोग्राम और एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही हम दूसरे नाम न्यूटन से जानते हैं क्योंकि फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है और इसको हम एन से डिनोट करते हैं। ऐसे ही जूल पर सेकंड को हम वॉट के नाम से जानते हैं और इसको डिनोट करते हैं W से। तो अगर आप ये यूनिट लिखोगे तो भी चलेगा और ये यूनिट लिखोगे तो भी चलेगा और ये लिखोगे तब भी चलेगा। कोई समस्या? समझ में आ गया? लिख लिया ना ये सारी चीजें? लिख लीजिए नीचे SI यूनिट ऑफ पावर इज जूल, सॉरी वॉट। ये दो फॉर्मूले लिख लीजिए। एनर्जी अपॉन टाइम है तो कोई सी भी एनर्जी अपॉन टाइम होगा, पोटेंशियल एनर्जी अपॉन टाइम भी पावर होगा। और ये कौन बात कर रहा है भाई? काइनेटिक एनर्जी अपॉन टाइम भी पावर होगा। एक न्यूमेरिकल लिखिए। Find the power transfer. Find the power transfer in bringing an object of mass 2 kg
object of mass 2 kg from ground to 5 meter height in 2 seconds. 10 ले लो। फॉर्मूला लगाएं और आंसर निकालें सब बच्चे। जी को 10 ले सकते हो। हेडिंग डालिए किलो वॉट आर, KWH। KWH डालो पहले तो। यहाँ पर आपको 3 टर्म्स दिख रही हैं। एक दिख रहा है किलो, एक दिख रहा है वॉट और एक दिख रहा है आर। हमने इसको स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में। हमने आपको बताया था कि किलो वॉट आर यूनिट है एनर्जी की। लिखिए KWH is the unit of energy. क्योंकि कल हमने जब आपको पावर पढ़ाया था तो पावर में लिखा था हमने एनर्जी अपॉन टाइम। तो एनर्जी निकालोगे आप तो एनर्जी क्या हो जाएगा फॉर्मूला, पावर इनटू टाइम। पावर की यूनिट होती है वॉट, टाइम की यूनिट होती है आर, सेकंड भी होती है, आर भी होती है। मैं ऐसा यूनिट की बात नहीं कर रहा। तो वॉट इनटू आर जो है वो एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा, और यहाँ पर भी तो वॉट इनटू आर ही है। ये किलो तो मेजरिंग यूनिट है, 1000 को रिप्रेजेंट करती है। इसका तो इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है कि इसकी यूनिट बन गई हो। ये तो बस ये बता रहा है कि 1000 वॉट को अगर मैं आर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो किसकी यूनिट बनाएगा, वो एनर्जी की बनाएगा। मैंने यहाँ पे बता दिया आपको वॉट इनटू आर। अब मैं इसके आगे 2 लगाऊँ, चाहे 10 लगाऊँ, चाहे 1000 लगाऊँ, उससे कोई फर्क, हमें तो केवल यूनिट्स देखनी है। तो वॉट इनटू आर क्या बन जाएगा, एनर्जी बन जाएगा। खत्म कहानी। कोई परेशानी? लिख लें इसको। ठीक है, एनर्जी इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम। अब न्यूमेरिकल्स कैसे बनते हैं इसके अंदर? न्यूमेरिकल ऐसे बनते हैं, लेट सपोज मान लीजिए कि 1000 वॉट का कोई इलेक्ट्रिक आयरन है। 1000 वोल्ट का कोई इलेक्ट्रिक आयरन है। इलेक्ट्रिक आयरन जानते हैं हम लोग, ये उसकी पावर रेटिंग है। आपने सुना होगा ना 60 वोल्ट का बल्ब, 25 वोल्ट का बल्ब, उस बल्ब पे लिखा रहता है कि वो कितनी पावर कंज्यूम करता है। तो 60 वोल्ट का बल्ब या 50 वोल्ट का बल्ब या 20 वोल्ट का बल्ब, ऐसे। तो वैसे आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन जो है या इलेक्ट्रिक प्रेस जिसको बोलते हैं, उसकी पावर की जो कंजम्पशन की है वो है 1000 वॉट। ठीक है, और ये चलता है 2 आवर्स तक। ठीक है, और आपसे ये पूछा जाए कि आप ये बताओ कि ये कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा, ये कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा, यह आपसे पूछा जाए। तो यहां पे एनर्जी को निकालने के लिए आप अगर KWH ले रहे हैं, वोट इनटू आर ले रहे हैं, तब तो 2000 आ गया आंसर। लेकिन किलो वोट आर, हमें वोट को किलो वोट में अगर चेंज करना है तो हम उसको 1000 से डिवाइड करते हैं। बताओ करते हैं कि नहीं करते? तो यहां पर
सबसे पहले वोट आर आपने निकाला तो आपने कहा 1000 इंटू 2 जो कि आ गया कितना 2000 वोट आर. Now I have to convert it into kilowatt hour. Then in kilowatt hour it will be 2000 divided by 1000, so it will be coming 2 kilowatt hour. ठीक है, आंसर विल बी 2 किलोवाट आवर. आप लोगों के घर में एक वर्ड यूज होता है इलेक्ट्रिसिटी में, यूनिट. यस सर. इतनी यूनिट्स आई हैं, वो यूनिट KWH है. इसका मतलब ये पता चला कि 1000 वोल्ट की इलेक्ट्रिक आयरन को मैं जब 2 घंटे तक चलाता हूँ तो वो 2 यूनिट बनाता है. समझ में आया? तो कितना यूनिट बनाता है? 2 यूनिट. और 1 यूनिट का चार्ज कितना होता है? कितने का होता है? कितने रुपए का पड़ता है भाई? 8 या 9 या 10, डिपेंड करता है एरिया टू एरिया. कुछ लोग 8 रुपए लेते हैं, कुछ 9 लेते हैं, कुछ 10 लेते हैं. तो लेट सपोज हम 10 ले लेते हैं तो बिजली का खर्चा 20 रुपए आ गया. 10 रुपए यूनिट के हिसाब से 20 रुपए का खर्च आ गया. अगर मैंने इलेक्ट्रिक आयरन को 2 घंटे तक चलाया तो 20 रुपए का मेरा बिजली का बिल आ गया, 1 दिन का. 1 दिन में चलाया क्योंकि ये 2 घंटे. अब डेली आप 2-2 घंटे इलेक्ट्रिक आयरन यूज़ करते हो. हालांकि घरों में 2 घंटे डेली तो यूज़ नहीं होता होगा आई सपोज. ये अलग बात है, कोई प्रेस करने का काम करता हो तो अलग बात है. वैसे नहीं होता है ना. हम जनरली 15 मिनट 20 मिनट इससे ज़्यादा नहीं लेते. पर लेट सपोज कि किसी घर के अंदर इलेक्ट्रिक आयरन का काम होता है, वहाँ पर डेली प्रेस करते हैं कपड़े को, 2 घंटे तक होता है. बहुत बड़ा घर है, बहुत सारे लोग उसमें रहते हैं. तो ऐसी सिचुएशन में 20 रुपये डेली का इलेक्ट्रिक आयरन का खर्चा उसका हो गया. तो 1 महीने का कितना हो जाएगा? 30 दिन का महीना हो गया. तो लेट सपोज 20 इंटू 30 दैट इज 600 रुपीज. इलेक्ट्रिक आयरन का खर्चा 2 घंटे डेली चलाने से बिजली का बिल 1 महीने का कितना आएगा? 600 रुपीज. समझ में आ गया? अब घर के अंदर ये तो है नहीं केवल इलेक्ट्रिक आयरन होता है. घर में तो पंखे भी होते हैं, ट्यूबलाइट भी होता है, फ्रिज भी होता है, टीवी भी होता है, वॉशिंग मशीन भी होता है, टोस्टर भी होता है, पता नहीं क्या क्या होता है, बल्ब भी होते हैं. इतनी सारी चीज़ें होती हैं और सब अपने अपने हिसाब से यूज़ में आती हैं. गर्मियों का मौसम होगा तो 20 घंटे पंखा चलता है, 8 घंटे ट्यूबलाइट जलती हैं. ये डेली का बता रहा हूँ मैं आप लोगों को. फ्रिज 24 आवर्स चलता है. टीवी का यूज़ पे डिपेंड करता है कि उस घर में कितनी टीवी देखी जाती है. 10 घंटे भी चल सकती है, 5 घंटे भी चल सकती है. तो घर में जितने इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस हैं उतना ही उनका कंजप्शन हो सकता है. क्या बात समझ में आ रही है? यस सर. इट डिपेंड्स ऑन द यूज ऑफ द इलेक्ट्रिकल अप्लाइंस. ठीक है ना. तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया बच्चों.